हेलो गाइस, आप सब लोग यूपीएससी ईएसआई डेप्यूटी डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और अब सभी के साथ में इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे के साथ में भी जिसने स्पेक्ट्रम 2-3 बार पढ़ भी ली उसके साथ में भी ये समस्या है कि इतने कम समय में उसको रिवाइज कैसे करे कि पूरा आपको स्पेक्ट्रम याद हो जाए। स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, हर किसी को इजीली याद नहीं हो सकती। कोई रेयर जिसने 15 टाइम्स 20 टाइम्स उसका रिवीजन कर रखा है वो तो बात छोड़ो। तो हमारी टीम ने क्या किया है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि 630 क्वेश्चन हमारी टीम ने तैयार किए हैं और वो स्पेशली आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तैयार किए हैं और ये यूपीएससी ईएसआई डीडी के लिए ही किए हैं। ठीक है, इन 630 क्वेश्चन की 630 क्वेश्चंस की क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि ये हर क्वेश्चन के 5 से 7 आपको व्याख्या में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से लगभग 3000 बेस्ट क्वेश्चंस आपके इसके लिए तैयार हो जाएंगे और आपके ईएसआईसी में इसकी मात्रा भी अच्छी खासी आने वाली है। कम से कम आपके 15 क्वेश्चंस ईएसआईसी डीडी एग्जाम में आने वाले हैं। ईएसआई डीडी एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छा स्कोर करने के लिए कि आपके 10 हो जाएं, 12 हो जाएं, 15 किसी के नहीं होंगे, नथिंग टू वरी फॉर दैट। आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएं, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि जिसने 7 बार 8 बार स्पेक्ट्रम किताब भी पढ़ी है ना, वो भी इतना स्कोर नहीं कर पाएगा जो इन क्वेश्चनों को कर जाएगा। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पीडीएफ को आप बार बार यार अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपका डिवाइस है उसमें डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से आप उसको बार बार रिवाइज करिए। आप 630 क्वेश्चन को ही रिवाइज करिए। ये आपको इतना आउटपुट देगा कि आप 5 to 7 रिविजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इतना मोटा बल्कि बुक का आप रिवीजन करेंगे ना, वो सब इसमें शामिल हो जाएगा। तो अपन बिना देरी करे शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड और डी टीपू सुल्तान। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है, ये मैसूर के शासक थे और ये क्या करते थे? उद्योगों की स्थापना करते थे। कहां पर? ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तरीके से उद्योगों की स्थापना। इसके अलावा इन्होंने अपने देसी और अंतर्देशी, देशी और अंतर्देशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहां कहां पर दूतावासों की स्थापना करी? आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, आपका अदन, आपका जेद्दा, आपका ओमान, आपका मस्कट। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना करी। इसके अलावा इसमें इस टीपू सुल्तान से संबंधित एक और चीज याद रखनी है, उनकी राजधानी है और उस राजधानी का नाम था श्रीरंगपट्टनम। और ये राजधानी दोस्तों कहां पर? मैसूर में राजधानी थी और यहां पर इन्होंने क्या स्पेशल किया था? इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी।
पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पहले पूछे गए हैं और इनके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्क्रीन पर, ये निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? कौन था वो जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से एस्केप हो गया था? कौन है? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो इनमें दोस्तों ये तीनों हैं, ये नहीं बच पाए थे और जो बच गए थे वो हैं अपने चंद्रशेखर आजाद। अब अपन देखते हैं कि काकोरी षड्यंत्र कांड क्या है। आपके उत्तर प्रदेश में, इन योर यूपी, इसमें जगह क्या है? काकोरी। और इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो नियर बाई कहां है? लखनऊ के पास में जगह है। एक रेलवे स्टेशन था काकोरी और ये लखनऊ के पास में यूपी में है, ठीक है। अब यहां पर मालवाहन गाड़ियां जा रही थी, ठीक है। वो ट्रेन जा रही थी, कहां जा रही थी? वो काकोरी जा रही थी। काकोरी पहुंचने से पहले ही इन्होंने इसको यहां पर रुकवा लिया और ये उस ट्रेन को रुकवा लिया और इसकी घटना है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। और इस डेट को ये कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे, आपके राजेंद्र लाहिड़ी थे, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। 4 नाम तो ये हो गए। इसके अलावा भी 2 नाम और थे दोस्तों, उनका नाम है सचिंद्र सान्याल व भगत सिंह। भगत सिंह भी इसमें थे, काकोरी कांड में शामिल थे। इन्होंने लूटपाट करी थी फिर वो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने कब किया? 9 अगस्त 1925 को किया, ठीक है। अब इनके साथ में क्या हुआ कि ये पहले तो निकल गए थे और फिर इनकी मुठभेड़ हुई 27 फरवरी 1931 को यूपी में। कहां हुई? क्या हुआ? पुलिस से मुठभेड़ हुई इनकी, ठीक है। पुलिस से मुठभेड़ हुई दोस्तों, इनकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस से मुठभेड़ की वजह से इनके साथ में क्या हो गया? इनकी मौत हो गई। सबसे पहले याद रखना है आपको कब ये डेट थी? 9 अगस्त 1925। कहां पर? लखनऊ के पास काकोरी जगह पर। कौन कौन शामिल थे? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल व भगत सिंह, ये सब शामिल थे इसमें, ठीक है। इन पर 2 वर्ष तक लगातार मुकदमा चला था और जो है आपके अशफाक उल्लाह खां हैं और दूसरे कौन हैं? आपके राम प्रसाद बिस्मिल। इन दोनों को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद को इसमें मुठभेड़ में मारा गया था, तो इनको ये फांसी से बच निकले थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? हु पार्टिसिपेटेड इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अब आपको ईएसआईसी के लिए याद रखना है क्या कि आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये आएगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। डेट क्या है इसकी? 12 सितंबर 1931। 12 सितंबर 1931 को पहला गोलमेज सम्मेलन होता था। इसमें प्रशासन से संबंधित चर्चाएं की गई और ये
वाकई एक गोलमेज जो होती थी उसके चारों तरफ सभी को भाग लेने के लिए इनविटेशन दिया जाता था और उस इनविटेशन के आधार पर लोग वहां जाते थे और अपने सजेशंस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दिया करते थे। ठीक है, और ये कहां होती थी? ये लंदन में हुई है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। अब पहले गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया? आपके भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल हुए। नंबर 2, पहला भीमराव अंबेडकर हो गए। नंबर 2 तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके अलावा एक और थे, उनका नाम है मोहम्मद अली। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इस सम्मेलन में हमारे कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बायकॉट किया था दोस्तों। इन्होंने कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी दोस्तों। इस सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं थी। अब अपन देखें आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन, एक अपन ने पढ़ लिया। नंबर 2 7 सितंबर 1931। वो पहला है जो कब हुआ था? 1930 में, 12 सितंबर 1930। और दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। दूसरे अंबेडकर महोदय थे। ठीक है, अंबेडकर महोदय चूंकि सारे गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के उसमें भाग ली थी। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित किया गया, उसमें इनमें से किसने भाग नहीं लिया? तो आपको याद रखना है गांधी जी, अंबेडकर, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। ये 4 मुख्य नाम हैं और आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज इससे संबंधित आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये 17 नवंबर हुआ, 17 नवंबर 1932 को हुआ। ठीक है, 1932 को हुआ। और इस सम्मेलन में, इस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने किसको बताया था? अंग्रेजों को बताया था कि हरिजनों के लिए पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। और इसी सुझाव के आधार पर, भीमराव अंबेडकर के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी था, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी होती थी फूट डालो और राज करो पे वो काम करते थे। तो आपको याद रखना है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 सितंबर 1930 को। ठीक है, और कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। भाग किसने लिया? भीमराव अंबेडकर ने लिया, तेज बहादुर सप्रू ने लिया, और आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया, और मोहम्मद अली ने लिया। कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया। दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी भाग लिए उसमें, भीमराव अंबेडकर महोदय भाग लिए, एनी बेसेंट भाग ली, और मदन मोहन मालवीय जी भाग लिए। ठीक है, इसके अलावा 17 नवंबर 1932 को जो तीसरा सम्मेलन हुआ, इसमें अंबेडकर महोदय वहां गए, भीमराव अंबेडकर वहां गए और हरिजनों के लिए पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था करवाई। चौथा प्रश्न आपका है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है शाहनवाज, ऑप्शन सी है राशिद अली, ऑप्शन डी है रासबिहारी बोस।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताओ, कमेंट में करो। इसका आंसर है शाहनवाज, जिसको 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। अब ये आजाद हिंद फौज क्या है कि एक कैप्टन थे, उनका नाम था मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। इन मोहन सिंह के दिमाग में आया कि ये क्या करे, आजाद हिंद फौज की व्यवस्था करे। और जब आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक वहां थे, और वो सैनिक बंदी बनाकर ले गए थे। बंदी हमारे भारतीय सरकार के नहीं थे, क्योंकि वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस वक्त, और ब्रिटिश आर्मी में हमारे लोग काम कर रहे थे। उनको बंधक बना के ले गए थे जापान में, और उनसे मजदूरी करवा रहे थे। तो इन लोगों को लीड करने के लिए मोहन सिंह जैसा आदमी भी मिल गया, और इन्होंने भारत की आजादी के लिए जापान में भारत की आजादी के लिए क्या किया, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कहां पर करी, टोक्यो में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, कौन कौन किस किस ने शामिल हुए इसमें। सबसे पहले मोहन सिंह, मोहन सिंह भाकना भी बोलते हैं इनको, ठीक है, मोहन सिंह भाकना या भाकना भी बोलते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, वह एम एस गिल, वह एम एस गिल। तो ये थे ना, इन तीनों ने जापान में क्या करी, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज आपको याद रखने की है कि इन लोगों के खिलाफ लाल किले में उस वक्त अंग्रेजों का न्यायालय लाल किले में था, तो लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और अपने पूरे भारत के जो वकील थे, इन्होंने इसका सपोर्ट किया। जो फेमस वकील थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, इन सब ने क्या किया, इनका सपोर्ट किया, और पूरे देश में, इन होल कंट्री इसमें एक रिवॉल्यूशन सा, मतलब आंदोलन सा चल गया। और इसकी वजह से इन दोनों की इन तीनों की जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको लॉर्ड वेवल थे उस वक्त वाइसराय, लॉर्ड वेवल थे। इन वेवल ने क्या किया, लॉर्ड वेवल ने इनकी माफ किया इनको। ठीक है, लॉर्ड वेवल ने इन तीनों की सजा को माफ किया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू कहां किया था। तो फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी वाज स्टार्टेड इन चंपारण। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चोरी चोरा ये तो घटनाएं दूसरी हैं और बाद में हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गांधी जी भारत में कब आए थे, 1915 में, 1915 में इंडिया आए थे। उसके बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले, मतलब जमीन तो थी भारत की, लेकिन उसके मालिक बने हुए थे अंग्रेज, और उन्होंने नील के मालिक बनकर हमारे लोगों का शोषण अत्याचार कर रहे थे नील के नाम पर। तो उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन की सफलता के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। इसमें भी आपको 3 प्रश्न तैयार हो गए। 1915 में क्या हुआ, चंपारण में मतलब महात्मा गांधी इंडिया आए, पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण में 1917 में सफल आयोजन से क्या हुआ, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर महोदय ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। वो प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था,
और ये कहां पर संपन्न हुआ? महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न कहां हुआ? अमरावती में, बेलगाम में, कराची में, नागपुर में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बेलगाम। और ये अधिवेशन कौन सा था? 39वां अधिवेशन था। 39वां अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। कहां हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव, इसको बेलगांव भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। गांधी जी ने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी, केवल बेलगांव वाले। और ये कौन सा था? 39वां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग का मतलब किसका वास्तविक नाम था? कुंवर सिंह का नाम था, नाना साहब का नाम था, तात्या टोपे का था, मंगल पांडे का था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तात्या टोपे होंगे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और इन्होंने झांसी की रानी के साथ में मिलकर, ठीक है, झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1857 की क्रांति से संबंधित है। हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत इस क्रांति से होती है। अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल में विभाजन का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सीआर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1905 में कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश वाला पार्ट, ठीक है, बांग्लादेश वाला पार्ट है, और पश्चिमी बंगाल जो है वो ये पश्चिम बंगाल है, इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल आज भी है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया, वो इसी का पार्ट हुआ करता था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, और वहीं से बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल से फरार होकर जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? भूमिगत होकर गतिविधियों को संगठित किया था और आंदोलन को संगठित कर एक अलग से दिशा दी थी। और फिर जब लाहौर में इनकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक है, लाठी वार करके। अब नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव। इसको मतलब सुमेलित करना है, यहाँ ऊपर वो था वो छूट गया, कोई बात नहीं। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना। तो इस सीक्वेंस को आपको काल क्रमानुसार आपको सेट करना है। ईएसआईसी के एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, ये आंसर आपको यहाँ मिल ही गया पहले। तो ये 8 अगस्त 1940 को
कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को सबसे पहले क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त को, ठीक है। 30 ये आपका क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को क्या हुआ? क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1945 में विवेल योजना, और सबसे लास्ट में 1946 में क्या आया? आपका मंत्रिमंडल मिशन। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर, 3 नंबर, 4 और 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रश्न आपके हैं। जो आपका स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या है? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये यूपीएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं। नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन सिंह से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। ये खतन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और आपको ज्यादातर को पता है कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, तो वो ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी प्रश्न आएगा, उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसको CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। और मैं आपको बता दूं, 20 जून 1920 को हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने मिलकर, हिंदू व मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग को बढ़ाया था, असहयोग को प्रस्ताव पारित किया था कि भाई असहयोग हम अस्त्र बनाया था, एक वेपन बनाया था कि इसको हम आगे करके अंग्रेजों का सहयोग न करके हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर 1920 में ही, कब? सितंबर में 1920 में कांग्रेस ने असहयोग को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित है? तो दुर्गादास, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, क्या सही है ये किताब? लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इसकी किताब है क्या? फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, एक बायोग्राफी, ये किताब सही है क्या? मौलाना अबुल कलाम, इंडिया डिवाइडेड फ्रीडम। तो इंडिया डिवाइडेड फ्रीडम क्या है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी किताब है। इसमें एक ही किताब है जो फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, एक बायोग्राफी किताब लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? अब इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी, ESIC, डिप्टी डायरेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूं, इस 630 क्वेश्चन को आप कर जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। 100% तो आपको स्पेक्ट्रम से भी नहीं मिलने वाले हैं। यूपीएससी का है एक कि आपको 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप इसको कर जाओ, आपके 15 में से 10-12 क्वेश्चन आराम से इन 630 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका आंसर दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर है। इन्होंने 1904 में कहां पर? नासिक में क्या किया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना करी थी। और इन्होंने क्या किया था? जो इटली के मैजिनी हैं, इटली के मैजिनी ने तरुण इटली नाम से एक आंदोलन चलाया था, ठीक है।
तो उसी तरह इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर ने भारत में अभिनव भारत, जो आगे चलकर अभिनव भारत नाम चला, मित्र मेला संघ ही आगे जाके कन्वर्ट हो गया, उसके रूप में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। हुआ क्या, जब असहयोग आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिलने लग गया तो उसकी शुरुआत निश्चित की गई कि 1 अगस्त 1920 को क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब 1 अगस्त 1920 को ये कर रहे हैं, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई। भारत के एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी। इन्होंने अच्छे से इसका समर्थन किया था और ये 2 साल बाद, चोरी चोरा कांड के बाद ये असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दोस्त। तो दोस्तों जब स्वतंत्रता की लड़ाई थोड़ी और आगे चली गई थी तो 1942-40 आते आते लोगों ने भूमिगत रहकर, छुपकर आंदोलन को तेज, उसका प्रचार प्रसार करते थे, असहयोग को बढ़ावा देते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे। इस तरह से अरुणा आसफ अली हैं, उन्होंने भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। ये तथ्य इनसे संबंधित है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जब इसको लिखा गया कि स्वाधीनता आंदोलन क्या है तो इसका सरकारी इतिहासकार इनमें से एसएन सेन है। कौन है? एसएन सेन। इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था 1857। इस किताब का नाम क्या है? 1857, मतलब 1857 किताब का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये है नेक्स्ट प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था दोस्तों? सीआर दास नहीं जुड़े थे, सुब्रमण्यम अय्यर नहीं जुड़े थे, एनी बेसेंट नहीं जुड़ी थी, बाल गंगाधर तिलक नहीं जुड़े थे। तो सीआर दास जो है स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हैं। इन्होंने 1923 में क्या किया था? 1923 में जो नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनके साथ मिलकर क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इनका संबंध होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है और इन तीनों का संबंध होम रूल आंदोलन से है। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम तो इसमें स्पेशली लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम। मैं आपको बता रहा हूं यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम में आपका ये काल क्रमानुसार प्रश्न जरूर आएगा और मैं आपको बता दूंगा 17 जुलाई को जब आपका पेपर होगा तो ये प्रश्न आपके छपेगा। तारीख मतलब ये अगर ना पूछ के कुछ और पूछेंगे तो एक सीक्वेंस आपको मैं लगातार प्रश्नों की करवाते जाऊंगा, उसको आप रिवाइज करते जाना। इस वीडियो के लिंक में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उस पीडीएफ को आप रेगुलर रिवाइज करते जाइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो अपन सीक्वेंस बिठाते हैं। सबसे पहला आपका क्रिप्स मिशन होगा, कैबिनेट प्लान होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, वेवल योजना होगी। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था? 30 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को। ठीक है, इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी तभी आया, अगस्त 1942। ठीक है, उसके बाद 1945 में क्या है आपका? वेवल योजना, वेवल ऑफर। ठीक है,
उसके लास्ट में 1946 में आया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस तरह से आपका सबसे पहला क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेबल और कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो ये प्रश्न है और इसको स्क्रीन पर पढ़िए। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? आपके एग्जाम में कुछ लोग केवल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी की या किसी जीके से संबंधित प्रश्नों की कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप चिंता ना करें, इन 630 प्रश्नों को कर जाएं, सेलेक्ट करके समराइज करके बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी। इन्होंने ही कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही उनके साथ में सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय कहाँ थे? तो उस समय ये यरवदा जेल में थे। कहां पर थे? यरवदा जेल में थे दोस्तों। और ये जो धरासना पर जो धावा किया गया था दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सरोजनी नायडू के नेतृत्व में किया गया था। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरासना नामक जगह पर क्या किया गया था? धावा किया गया था। और उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में। नेक्स्ट प्रश्न आपको सुमेलित करना है। यूपीएससी में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कौन सा किसके साथ सुमेलित है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीधा सट आपको पता होना चाहिए। और लखनऊ किससे संबंधित है? बेगम हजरत महल से। ठीक है, जब दो अगर आपको पता हो गया तो आपका यही ऑप्शन बैठ गया। और इस तरह से ऑप्शन बैठने से आप आंसर को करके आ सकते हैं। ठीक है, तो कानपुर में क्या है? अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद में क्या है? मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो ये आपका मिलान है इनके साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का पहुंचना कब हुआ? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई कब करी? जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस कब किया गया? तो दोस्तों 14 जुलाई 1945 को जिन्ना ने क्या किया? इसका विध्वंस कर दिया, शिमला कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, अब इसके बाद की घटना क्या होती है? कैबिनेट मिशन आता है। और वो कब आता है? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 1946 को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई कब करती है? 16 अगस्त। कब करती है? 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। तो अब आपका प्रश्न क्या होगा? डी से शुरू होगा। डी बी सी ए, डी बी सी ए, आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? कौन से आंदोलन में भूख हड़ताल करके वहां बैठ गए अंग्रेज माने? तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण किया था। और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मील के मजदूर हैं और उनके मालिकों के खिलाफ मजदूरी को लेकर विवाद था, अधिकारों को लेकर विवाद था, उस पर सबसे पहले भूख हड़ताल पर अहमदाबाद में मील मजदूरों के
सहयोग में वो अहमदाबाद में हड़ताल, सबसे पहले भूख हड़ताल शुरू की थी। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया। आपको सीधा सट याद होना चाहिए, शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है? आर्य समाज से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को किस वायसराय के समय? इसके ऑप्शन आपके पास हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर आएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या करते थे? स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको प्रोत्साहन करने का कार्य लॉर्ड रिपन के काल किया गया था। एक और प्रश्न है, आप वायसराय कब से बनने लगे और गवर्नर जनरल कब से बनने लगे? मैंने अभी प्रश्न में वायसराय बोला है, तो आप इसको याद रखें, कब से वायसराय को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ये आप देखो, इस तरह से प्रश्न आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे का किस विप्लव से संबंधित है? तो ये बैरकपुर छावनी से संबंधित है, मेरठ और दिल्ली। इसका आंसर होगा बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे संबंधित थे। ये क्या थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 34वीं क्या थी? नेटिव इन्फेंट्री। इसमें ये सैनिक थे और इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा, और ये हमारे जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ है, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी। कौन से कथन एक सही है? तो दोस्तों, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, ये भी बात सही है। हुआ क्या था? 1927 में 7 लोगों का दल सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग भारत में शासन संबंधित सुधार करने के लिए भेजा था। भारत में 1919 में जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उसी संबंधित क्या किया था इन्होंने? शासन संबंधित सुधार के लिए, शासन संबंधी सुधार के लिए 1927 में सर साइमन अंग्रेज अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में, और बाकी 6 भी अंग्रेज ही थे। इसलिए उन्होंने, भारतीय कांग्रेस ने और सबने मना कर दिया कि भाई ये लोग अंग्रेज ही हैं और ये लोग भारत की स्थिति न जानते हैं, ना इन लोगों के पक्ष में कुछ करेंगे, इसलिए इनको शामिल ही नहीं किया जाना, इस आयोग को मान्यता ही नहीं दी जानी चाहिए, और उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा, दोनों सही हैं और व्याख्या करता है, ए आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। इस तरह से आपको 630 क्वेश्चन, टोटल कितने वीडियो? 21 वीडियो। ठीक है, 30 क्वेश्चन एक वीडियो में, टोटल आपको 630 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसकी आपको बाकायदा पीडीएफ भी दी जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, स्पेक्ट्रम 5-7 बार पढ़ने के बाद भी आप इतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जितने आप इस 630 क्वेश्चन को व्याख्या सहित अच्छे से रिवीजन कर जाओगे।
तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास समय बहुत कम है, इस कम समय में इतना ही पढ़ पाओगे। इसको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार पढ़ोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरी तरफ से पहले से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप डिप्टी डायरेक्टर बने।